एसएससी जेई 2026। देखिए एसएससी जेई की अगर बात करते हैं तो कई सारे सवाल उठ रहे हैं कि सर नोटिफिकेशन कब आएगा, एसएससी ने डिले क्यों कर दिया है, ठीक है ना, अब एसएससी करना क्या चाहता है। देखिए इन सारी बातों का कोई जवाब नहीं, क्योंकि एसएससी ने अभी तक कोई भी जवाब नहीं दिया है। आप देख रहे हैं जैसे कि अभी बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार जंतर मंतर पर, और सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं है। ऐसे ही कुछ लगातार एसएससी का भी हाल है कि अगर आप देखें तो 2026 का जो नोटिफिकेशन मार्च में आ जाना चाहिए था वो अभी तक नहीं आया है, ठीक है ना, और उम्मीद लगाई जा रही थी कि जुलाई में आ जाएगा। अब जुलाई भी खत्म होने की कगार पर है। लेकिन हालांकि इससे पहले कि मैं कुछ भी आपसे कहूं, मैं जितनी जानकारी आपके पास ऑलरेडी होनी चाहिए उतनी जानकारी आप लोगों को पहले इस वीडियो में दे देता हूं। देखिए ना एग्जाम डेट पता है, ना नंबर ऑफ वैकेंसीज पता है, ना सीबीटी 1 की डेट पता है, ना सीबीटी 2 की डेट पता है, ना नोटिफिकेशन की डेट पता है। तो कोई मतलब नहीं बनता कि इनमें से क्या क्या डेट मैं आपको बता पाऊंगा। हाँ, पिछले साल के डेटा के हिसाब से या कई सालों के डेटा के हिसाब से ये जरूर बता सकता हूं कि ऑन एन एवरेज हर साल सारी ब्रांचेस को मिला करके लगभग 1500 वैकेंसी जो है एसएससी देता है। एवरेज है ये, अब इससे ज्यादा भी दे सकता है, इससे कम भी दे सकता है, लेकिन ये एवरेज है। इसमें बीटेक डिप्लोमा दोनों बच्चे एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आपने कंप्लीट कर लिया है अपना बीटेक या डिप्लोमा तब तो आप एलिजिबल है। अगर आप फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप एलिजिबल नहीं है। अब सवाल ये बनता है कि सर मैं अगर फाइनल ईयर में हूं और ये जब तक नोटिफिकेशन आएगा तब तक मैं एलिजिबल हो पाऊंगा क्या। देखिए अगर मैं इसमें बात करता हूं तो देखिए जो लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होगी आपकी एसएससी जेई की, ठीक है, उससे पहले अगर आप डिप्लोमा या बीटेक पूरा कर लेते तो आप जरूर एलिजिबल होंगे। तो वो उस समय जब नोटिफिकेशन जारी करेंगे, क्या स्टार्ट डेट होगी क्या एंड डेट होगी, उसी के हिसाब से ये बात तय होगी। अब देखिए इसमें कई सारे डिपार्टमेंट हैं और इसमें अक्सर एक कंफ्यूजन रहता है, मैं उन कंफ्यूजन को भी आप लोगों के लिए दूर कर देता हूं। देखिए बीटेक वालों को किसी भी डिपार्टमेंट में जाने के लिए कोई एक्सपीरियंस नहीं चाहिए होता, लेकिन डिप्लोमा वालों को 3 डिपार्टमेंट ऐसे हैं जिनमें कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए। एक है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस नेवल, एक है बीआरओ, एक एमईएस। बाकी हर डिपार्टमेंट में आपको भी जाने के लिए कोई यहाँ पर एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके बाद भी कोई डाउट बचता है तो जरूर कमेंट करके पूछते रहिए, ठीक है। अच्छा, अब ये देखिए ये है कितने एप्लीकेंट हर साल अप्लाई करते हैं, उसमें सीबीटी 1 क्वालिफाई करने वाले कितने हैं, ठीक है ना, नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आती है, और उसके हिसाब से अगर आप सिलेक्शन परसेंटेज निकालेंगे हर साल का तो आपको क्लियरली नजर आ रहा है। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए एट प्रेजेंट लगभग लगभग 4.5 से 5 लाख बच्चे जो है अब अप्लाई करते हैं, जहां पहले ये नंबर करीब 8.5 से 9 लाख के बीच में जाता था। तो अगर 2018 से आज 2026 की बात करते हैं तो नंबर ऑफ एप्लीकेंट आधे हो चुके हैं। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज ऑन एन एवरेज थोड़ी घट भी गई हैं, लेकिन उस तरह से नहीं घटी जिस हिसाब से नंबर ऑफ एप्लीकेंट घटा है। अच्छा, मैं इसमें एक चीज ये कहूंगा कि सिलेक्शन परसेंटेज देखिए बहुत छोटा है। इंजीनियरिंग में एक टफ कंपटीशन बच्चों को सामना करना पड़ता है, एक बड़े सिलेबस का सामना करना पड़ता है, एक टीडीएस एग्जाम पैटर्न का सामना करना पड़ता है, इसीलिए मेहनत भी बहुत जबरदस्त लगती है, ठीक है। तो इसलिए अपनी स्ट्रेटेजी बहुत क्लियर होनी चाहिए कि हमें कैसे कैसे अपने एग्जाम की तैयारी करनी है, और अगर इसमें भी आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। अच्छा, इसमें क्या है, जो 2 पेपर लेते हैं लोग, एक सीबीटी 1 लेते हैं, एक सीबीटी 2, और दोनों के मार्क्स मायने रखते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों के मार्क्स के बेसिस पर ही आपका फाइनल मेरिट भी बनेगा और सिलेक्शन भी होगा, ठीक है। अब देखिए सवाल ये बनता है कि सर इतने सारे डिपार्टमेंट है, कौन सा डिपार्टमेंट बेस्ट रहेगा, तो आप ये जानते हैं तो आप बताइएगा कि आपका कौन सा मतलब बेस्ट डिपार्टमेंट। जैसे 2024 में हमारी क्लास से जो ऑल इंडिया रैंक 1 आया था, ठीक है ना, उन्होंने सीडब्ल्यूपीआरएस चुना, ठीक है ना। इस साल जो बच्चे हैं, हर साल जो बच्चे हैं लगभग सीपीडब्ल्यूडी ही चुनते हैं रैंक 1 के तौर पर, या टॉप रैंकर्स जो है, ठीक है ना। अपना जो संकेत पॉल है उनका जो अपना एक मुद्दा था कि मैं सीडब्ल्यूपीआरएस क्यों चुनना चाहता हूं, ये भी मैं आपको अलग से बताऊंगा, ठीक है। तो हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है कि पोस्टिंग कहाँ हो रही है, क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, ठीक है ना, क्या वहां पर मेरे लिए क्या खास नहीं है, ये बातें भी ध्यान में रखते हुए तो बहुत से डिपार्टमेंट है जिनको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है जय साहब। तो अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट मैं टास्क आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले आपका प्राइमरी फोकस जो है ना सीबीटी 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सीबीटी 1 के अंदर टेक भी आएगा, आपकी ब्रांच के 100 सवाल भी आएंगे, और जनरल अवेयरनेस और रीजनिंग को मिला करके भी 100 सवाल आएंगे। और मैं आपको एक चीज साथ साथ एडवाइस के तौर पे भी दे देता हूँ, रीजनिंग बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट, 50 नंबर बच्चे पूरे स्कोर कर जाते हैं इसमें, ठीक है। ज्यादातर बच्चे जो है 40 के ऊपर स्कोर कर जाते हैं, लेकिन इसको अंडर एस्टिमेट भी नहीं करना है क्या ज्यादातर लोग 40 कर रहे हैं तो मैं भी कर ही लूंगा, ऐसे नहीं, पढ़ के ही कर रहे हैं, देखिए जो भी कर रहा है, ठीक है ना। फिर अवेयरनेस, ये जो जनरल अवेयरनेस वाला पार्ट है, ये बहुत लो स्कोरिंग है, ठीक है ना। आप कितनी भी जान इसमें डाल दीजिए, आप कहीं ना कहीं 25 के आसपास आके अटक जाते हैं। तो 50% भी आप इसमें गेन कर रहे हैं नंबर तो भी बड़ा नंबर है, लेकिन यहां पर जो आपकी ब्रांच है, जो आपकी ताकत है,
ठीक है ना। इसमें आपको कोशिश करनी है कि 80-80 नंबर आप स्कोर कर जाएं, ठीक है ना, 80 और उससे ज्यादा ही कर जाएं। यानी कि आपका टारगेट जो है 200 में से आपका जो CBT 1 है उसमें 150 प्लस का एनी हाउ होना चाहिए, ठीक है ना। हाँ, आप 145 पे रह जाएं, 140 पे रह जाएं, अलग बात है। और जो बच्चे सिर्फ कट ऑफ देख के तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं उनको बता देता हूं, उनकी प्रिपरेशन आज ही आप रोक दीजिए, ठीक है ना। कट ऑफ जो है ये आइडिया देती है कि हाँ इससे ऊपर नंबर लाऊंगा तो एक सेफ जोन में आ जाऊंगा, लेकिन जितनी ऊपर जाएंगे, ठीक है, एक तैयारी होती है कि आप नीचे से कट ऑफ के हिसाब से कर रहे हैं, एक होती है आप टॉप रैंकर के हिसाब से कर रहे हैं, ठीक है ना। मैं जब क्लास में सोचता था बचपन में कि भैया मैं 80 नंबर लाऊंगा तो 70 ला पाता था, जब मैं सोचूंगा ही कट ऑफ जितने तो कट ऑफ भी क्लियर नहीं होगी। तो इसलिए बहुत ध्यान देने की बात यह है कि आपकी जो स्ट्रैटेजी है वो रैंकर्स की तरह होनी चाहिए, टॉपर्स की तरह होनी चाहिए, कट ऑफ की तरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बाकी आपको इस पे और जानकारी चाहिए और चर्चा चाहिए तो जरूर कमेंट करके पूछेगा कि कैसे मैं एक टॉप रैंकर की तरह सोच सकता हूं और कैसे उसकी स्ट्रैटेजी बना सकता हूं। मैं अपने 9 साल का एक्सपीरियंस आप लोगों को कोशिश करूंगा पूरी तरह से देने की, ताकि आप अपने एग्जाम के लिए अच्छा कर सकें। अब देखिए मैं एक चीज और भी साथ साथ बता देता हूं, कई बार बच्चे जो है जनरल अवेयरनेस को ऐसे सोचते हैं एक सब्जेक्ट है, एक नहीं है मेरा, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, करंट अफेयर, ये सारे पार्ट्स आ जाते हैं और एक वास्ट सिलेबस बन जाता है। इसलिए कोशिश करेंगे कि अगर आप SSC 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, पेपर देना चाहते हैं, सिलेक्शन लेना चाहते हैं, ठीक है, तो अभी से अपनी प्रिपरेशन इसमें शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। हालांकि नोटिफिकेशन मैं कह रहा हूं 15 दिन लेट आएगा और मैं कह रहा हूं 1 महीना और लेट आएगा, लेकिन एक बात कॉमन रहेगी कि जो मेहनत करके जाएगा उसी का सिलेक्शन होना है। नोटिफिकेशन 15 दिन पहले आए या 15 दिन बाद आए, अगर मैं सही कह रहा हूं तो लिखकर जरूर बताइएगा। अच्छा, इसमें क्या है कि जो CBT 1 का पेपर है मैं आपको बता देता हूं, ठीक है ना, इसमें कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो कोई ये सोच रहा है कि मैं बिना कैलकुलेटर ले जा दूंगा ये कर, तो अभी से जब आप अपनी तैयारी शुरू करें उसमें जो भी क्वेश्चंस लगाएं, ठीक है ना, एक तो वो SSC जिस तरह के क्वेश्चन पूछता है उसके हिसाब से लगाएं, दूसरा कैलकुलेटर का यूज ना करें। कैलकुलेटर एक मीठे पॉइजन की तरह है जो आपको इस तरह से खा जाएगा कि जब आप पेपर देने जाएंगे तो आपसे सवाल नहीं लगेंगे कि सर कैलकुलेटर नहीं था जो मैं कर नहीं पाया, ठीक है ना। लेकिन वो आदत आज से आपको बनाकर चलनी पड़ेगी। 2 घंटे का पेपर होता है, नेगेटिव मार्किंग भी इसमें रहती है। और ये बात ध्यान रखिएगा, हम इंजीनियर्स ये गलती अक्सर करते हैं कि भैया यहाँ पर तैयारी करनी शुरू करी, टेक्निकल पार्ट कर लेंगे, नॉन टेक बाद में देखेंगे। मैं आपको फिर एक लाइन में कह देता हूं, नॉन टेक नहीं तो सिलेक्शन नहीं। जय साहब ये बात ध्यान रखिएगा कि नॉन टेक के बिना ये जो पार्ट है आपका बहुत स्कोरिंग पार्ट है और आप इजीली यहां से नंबर गेन करके अपने आप को वो जो 150 प्लस नंबर में 200 में से ले जाते हैं, वो इनके बिना पॉसिबल नहीं है। आप टेक्निकल में 100 में से 100 भी ले आएंगे ना तो भी आप 150 के नंबर पे नहीं पहुंच सकते। तो नॉन टेक वो क्रूशियल पार्ट है आपके लिए जो आपकी सिलेक्शन की सीढ़ी है, और सीढ़ी अक्सर जो है पकड़ के चलनी है, ठीक है। चलिए अच्छा आगे चलते हैं। देखिए जब आप CBT 1 निकाल लेंगे तो CBT 2 भी होगा। CBT 2 300 नंबर का होता है, इसमें 100 सवाल आते हैं, एक सवाल 3 नंबर और सिर्फ टेक्निकल है, सिर्फ सिविल के या इलेक्ट्रिकल के मैकेनिकल के क्वेश्चन होंगे। अच्छा इसमें क्या है, इसमें कैलकुलेटर भी होता है, वर्चुअल कैलकुलेटर मिलता है, स्क्रीन पे आपको लेके नहीं जाना है, ठीक है। लेकिन इसमें नेगेटिव मार्किंग भी बड़ी तगड़ी है, 3 नंबर का एक सवाल है तो नेगेटिव भी सीधे गलत करते ही 1 नंबर होंगे, इसलिए बहुत थोड़ा सा ध्यान देना है। अब कई बार क्या होता है बच्चे जब SSC के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एक दिक्कत आती है, क्या दिक्कत आती है कि सर ये जो मैक्सिमम सर मैं कितनी एज तक अप्लाई कर सकता हूँ, ठीक है। मैं 2-3 प्रॉब्लम्स आपको एड्रेस कर रहा हूँ। देखिए जितने भी डिपार्टमेंट है सिर्फ 30 साल की उम्र तक अप्लाई कर सकते हो आप अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर, लेकिन सिर्फ CPWD है जो सबसे ज्यादा डिमांडिंग डिपार्टमेंट भी है और 32 साल की उम्र तक आपको अप्लाई करने का मौका देता है। साथ के साथ ध्यान रखिएगा जो एज लिमिट भी तय होती है ना वो भी आपकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन के हिसाब से होती है। बाकी अभी नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें भी हो सकता है कोई छोटा मोटा चेंज हो तो उसके हिसाब से देख लेंगे। बाकी आप जिस भी कैटेगरी से लाए करते हैं उसके हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन का फायदा भी मिल जाता है कि नहीं। अच्छा सवाल जो भी आपके मन में आ रहे हैं वीडियो को देखते देखते वो सारे सवाल कमेंट में लिखिए, क्योंकि उन सारे सवालों का जवाब आपके पास होना चाहिए। जब भी आप एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो ध्यान रखिएगा जय साहब कि सबसे इंपॉर्टेंट बात यह होती है कि आपको जानकारी कितनी है। अधूरी जानकारी बड़ी खतरनाक होती है, क्यों, क्योंकि वो कहीं ना कहीं हमसे गलतियां करवाती है। इसीलिए हमें ये कोशिश करनी है कि जितनी जानकारी हम अपने लिए एकत्रित कर सके करें, और उसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना, जानकारी देने के लिए मैं खड़ा हूं, ठीक है ना, आपके साथ खड़ा हूं, लेकिन बस आपको पूछना है। जितना आप पूछते जाएंगे जवाब आपको आता जाएगा, जितना जवाब आपको आता जाएगा आपकी जानकारी उतनी बढ़ती जाएगी। तो भाई YouTube पे आप लोगों को वीडियो फ्री में मिल रही है, उसका पूरा इस्तेमाल करिए, ठीक है ना। आप सवाल पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिल सकता है, तो अपनी जानकारी पूरी एकत्रित करिए, ठीक है। अच्छा एक चीज और भी बता देता हूं
कि कई बार लोग क्रूशियल डेट के ऊपर सवाल पूछते हैं। क्रूशियल डेट कुछ नहीं, लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन होती है। हालांकि एसएससी कभी भी इस क्रूशियल डेट को लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन शिफ्ट करके कोई एक XYZ डेट भी बना सकता है, लेकिन वो नोटिफिकेशन में देखेंगे। अच्छा, एक चीज और भी अच्छी है, जैसे एसएससी जो है अपनी ये जो जेई की मतलब पोस्ट है, इसको ग्रुप बी में रखता है। वहीं पे रेलवे से जो आरआरबी जेई से जो वैकेंसी आती है, वहां पर यही वैकेंसी ग्रुप सी में आती है। तो एसएससी जो है आपको ज्यादा बेटर अपॉर्चुनिटी भी देता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अच्छा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2 को अगर आप देखेंगे तो टेक्निकल वाले पार्ट में आप देखिए, कई बार बच्चे कहते हैं सर इसका पेपर का लेवल कैसा होता है, टफ होता है, आसान होता है। तो मैं बता देता हूं आपको, इसमें सीबीटी 1 में न्यूमेरिकल की परसेंटेज लगभग 12-14% होती है, और ज्यादातर न्यूमेरिकल ऐसे आते हैं जिसमें आप देखेंगे कि कैलकुलेटर की जरूरत है ही नहीं। लेकिन यहां पर सीबीटी 2 में देखिए डायरेक्टली 26%, 27% तक न्यूमेरिकल चले जाते हैं, और लगभग डबल हो जा रही है परसेंटेज, और इसमें कैलकुलेटर बेस्ड न्यूमेरिकल भी आते हैं। और एसएससी का जो पेपर का लेवल है काफी स्टैंडर्ड है, काफी अच्छा है। इसमें अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखिए, सीबीटी 1 में न्यूमेरिकल, कैलकुलेटर बेस्ड, विदाउट कैलकुलेटर, और ये एक अंदाजन है 2-3 साल के अंदाजे से, मतलब पेपर को देख करके उसमें किस तरीके के सवाल कैसे कैसे आ रहे हैं, उसका एक एवरेज बनाया है मैंने कि किस किस तरीके के सवाल सीबीटी 1 में आते हैं और किस किस तरीके के सीबीटी 2 में। तो अगर आप नोट कर रहे होंगे, सीबीटी 2 के अंदर न्यूमेरिकल का परसेंटेज ज्यादा है, सीबीटी 2 के अंदर स्टेटमेंट बेस्ड सवालों का परसेंटेज भी ज्यादा है। देखिए यहाँ 5 आ रहे हैं, वहां 20 आ रहे हैं। मैच द फॉलोइंग में देखिए, यहाँ 3 आ रहे थे, वहां 13 तक पहुंच जा रहे हैं। ठीक है ना। वन लाइनर क्वेश्चन जो यहाँ 75 की मात्रा में 100 में से, यहां पर देखिए आप सिमट के 33 पे रह गए एवरेज में। यानी कि वन लाइनर क्वेश्चन सीबीटी 1 में ज्यादा कारगर होते हैं, लेकिन सीबीटी 2 में कम कारगर होते हैं। और सीबीटी 2 के अंदर असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, न्यूमेरिकल, कैलकुलेटर बेस्ड क्वेश्चन, इनकी परसेंटेज बहुत बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो और मैं ये भी देखिए आपको बहुत साफ कहूंगा कि सिर्फ सीबीटी 1 निकाल लेना एसएससी में सक्सेस नहीं है। सीबीटी 1 के साथ सीबीटी 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेहनत करनी पड़ेगी। वही आपको सीपीडब्ल्यूडी, एमईएस, सीडब्ल्यूसी जैसा डिपार्टमेंट आप चाह रहे हैं, ठीक है ना, वो आपको अचीव करने में मदद करेगी। अब कौन सा डिपार्टमेंट आप चाहते हैं, ये कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्योंकि देखिए, आज जब आप बोलना शुरू करेंगे कि यही मेरे को ये चाहिए 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 चाहिए, तो वो बेसिकली आपके अंदर बिल्ड हो जाता है कि यार सीपीडब्ल्यूडी ही वो जगह है जहां मैं पहुंचूंगा। और जब आप मानना शुरू कर देते हैं, तो भगवान भी आपके साथ खड़ा होता है और आपको अचीव करने में मदद करता है। ठीक है। तो जहां तक मैं जानता हूं, ज्यादातर बच्चे सीपीडब्ल्यूडी चाहते हैं, एमईएस चाहते हैं। ये दो सबसे फेवरेट डिपार्टमेंट हैं स्टूडेंट्स के। ठीक है ना। लेकिन आपका फेवरेट कौन सा है, आप कमेंट करिए और बताइए। और इसी तरह से आगे बढ़ते रहिए। और भी जो वीडियोस आपको चाहिए हैं कि भाई मेरे एग्जाम के लिए इस तरह की वीडियोस मेरे हेल्पफुल हो सकती हैं, कमेंट करके बोलिए, मैं आपके लिए बनाता चलूंगा और आपको आगे गाइड करता चलूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर। जय हिंद।